नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम बात करेंगे आज मेडिकल रिसर्च के बारे में। मेडिकल रिसर्च, मेडिकल शोध कैसे उसमें परिवर्तन आ गए कई सालों से। कई साल पहले कैसा था मेडिकल रिसर्च, और आजकल जो मॉडर्न मेडिकल रिसर्च में कैसे फर्क आ गया इतना। पहले तो हम बात करते कि रिसर्च क्या होता, शोध क्या होता, कि हमको एक तो हर कोई रिसर्चर पैदा होता बच्चा। पहला पहला काम है रिसर्च का ऑब्जर्वेशन करना, चारों तरफ देखना, नाप तौल करना, फिर उसको मेजर करना। और पहले के जो हमारे चिकित्सक थे वो रिसर्च करते थे हिपोक्रेटिस के टाइम से, या हमारे आयुर्वेदा में जो चरक सुश्रुतरा से उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने बताया। और उनका कैसा रिसर्च होता था, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। शुरू में जो होते थे ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का क्या मतलब है कि हम देखेंगे खाली, क्योंकि कुदरत ने हमको बनाया है। जो हम मेडिकल रिसर्च मतलब ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर रिसर्च करना, ह्यूमन डिजीज के ऊपर करना। तो अभी ये हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ये कुदरत ने बहुत सालों सालों में ट्रायल एंड एरर करके उसको अपने आप इवोल्यूशन के इससे हाईएस्ट लेवल में हम पहुंचे हैं। तो हमारे जितने ऑर्गन्स है, जितने ये है, सब फाइन ट्यून्ड होके, क्योंकि जो डार्विन्स लॉ है कि जिसमें भी थोड़ी कमियां हैं वो वाले ट्रेड्स आगे नहीं गए हैं। तो हम काफी कई चीजें कई सालों के बाद हमारा एक ह्यूमन बॉडी आया है कि जो कि एक परफेक्ट मशीन है, जो कि कुदरत ने बनाया है। कई सालों लग गए उसको, हजारों हजारों साल लग गए। आप सोचो एक हवाई जहाज में भी बनाने में इतना साल नहीं लगता है। और ये बॉडी बहुत ही फाइन ट्यून्ड होता है। और हवाई जहाज से भी ज्यादा इसमें क्या है, जैसे हमने बताया था, एंटी फ्रेजिलिटी है। ये अपने आप को ठीक करने की शक्ति है, जो कि कोई बेस्ट मशीन में नहीं होता है। वो स्ट्रांग बन सकता है मशीन पर, उसको थोड़ा भी धक्का दोगा तो कमजोर होता रहेगा। और हमारा शरीर ऐसा बना है एवोल्यूशन से कि हम धक्के खाते रहेंगे तो और मजबूत होते रहेंगे। थोड़े माइल्ड इन्फेक्शन हुआ और मजबूत हो गए, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया। ऐसे कर करके हमारा बॉडी कई सालों के धक्के खा के अभी हम खड़े हैं। और इसको अभी रिसर्च पहले यही होते थे कि क्या क्या फैक्टर्स है, जिसमें कि ऑब्जर्वेशन करते थे कि भाई कौन व्यक्ति को बीमार हो रहा है, कौन व्यक्ति बीमार नहीं हो रहा है, और क्या उसका एनवायरनमेंट है, उसका वातावरण कैसा है, उसका होस्ट फैक्टर्स कैसे हैं। ऐसे करके उसको जब शुरू में ही पता चल गया था, ये कोई नया चीज नहीं है। अभी जो हम कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करना चाहिए हमको, खाने में अच्छा खाना खाना चाहिए जिसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग ना हो, मिलावट ना हो, ये तो हिपोक्रेटिस के टाइम से भी आ रहे हैं। एक्सरसाइज, अल्कोहल को अवॉइड करो, हिपोक्रेटिस ने भी कहा है। एक्सेसिव ड्रिंकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये द कॉज ऑफ डिजीज। तो हिपोक्रेटिस ने बताया, हमारे पुराने भी, हमारे इंडियन जो चिकित्सक थे चरक सुश्रुत ने भी ये बताया था। इसीलिए योगा आया। ये आया वो क्या है, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल एंड मेंटल फिजिकल होलिस्टिक हेल्थ है। ऐसे सिमिलरली हमारे हिपोक्रेटिस के जो, जिसको कि यूरोपियन मेडिसिन कहे या मॉडर्न जो भी कहे, ये तो कहने वाली बात है। तो ये हमने तो एक पूरा नज़र रिसर्च में चारों तरफ देखते थे, और देखते थे कि चलो ये एनवायरनमेंट, फिर आगे और साइंटिफिक रिसर्च आ गया जब, और बेसिक साइंसेज में रिसर्च हुए, कीटाणु के ऊपर रिसर्च हुए, जर्म थ्योरी आया, बैक्टीरिया ये हुआ, आविष्कार हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर्ट में। उस टाइम थोड़ा ऐसा हुआ कि सभी बीमारी इससे होता है, वो भी एक तरफ। तो उसके बाद फिर क्या हो गए, कुछ हम पहले तो होते थे हमारे नेचुरल, इससे शक्ति से हम हेल्थ को, फिर कुछ कुछ हम मेडिकेशन करने लगे, इंक्लूडिंग हर्ब्स एंड रेमेडीज से भी चालू हुए। और कुछ हमारे फिर फार्म केमिकल्स आ गए। तो ये सब कई डेवलपमेंट्स हुए, जैसे जर्म थ्योरी हुए। उसके बाद एंटीबायोटिक्स का आविष्कार हुआ, और जर्म थ्योरी से टू अटैक द जर्म्स एंड एंटीबायोटिक्स। तो ठीक था इसमें, मतलब एंटीबायोटिक्स भी अगर देखा जाए तो नेचर का ही खेल है
कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उसको अगर हमने अच्छे से शोध किया है और रिसर्च किया है, और पर हमारे इसमें क्या है, एक सीमा होता है। आपका जो दूसरा अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, उसमें कोई सीमा नहीं है। आपका कुछ भी आप नया कर सकते हैं, उसको ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं, मशीन है उसको ठीक कर सकते हैं। पर ह्यूमन बॉडी का जो मैं बताया था कि कुदरत ने इतना पूरा, इसका पूरा हमारे पास ब्लूप्रिंट अभी तक नहीं है। मतलब हमको एनाटॉमी फिजियोलॉजी मालूम है, स्केलेटल वेलेटल मालूम है, ऑर्गन मालूम है, पर कई मैकेनिज्म्स अभी भी बॉडी के हमको मालूम नहीं रहते हैं। और इनकम्प्लीट नॉलेज से अगर हम कुछ टिंकरिंग करते हैं तो वो थोड़ा ये हो सकता है। तो इसीलिए सीमाएं हो जाती है मेडिकल रिसर्च में। डॉक्टर जो मेडिकल एजुकेशन में जाता है उसके पास ह्यूमन बॉडी से स्टार्ट होता है। तो ह्यूमन बॉडी सब ज्यादा स्कोप नहीं है उसमें। क्या आप दो आंख है, दो कान है, दो हाथ है, दो पैर, आप तीसरा आंख तो बना नहीं सकते, चौथा आंख या उसको आप टिंकरिंग नहीं कर सकते, जो कि आप मशीन में कर सकते हैं। तो आपको ये कुदरत के सीमा में ही जितना आप चलोगे उतना आपका हानि कम होगा ह्यूमन बॉडी को। अब ज्यादा आप टिंकरिंग करेंगे तो बिगड़ जाने, बहुत बड़ा आपके पास एयरक्राफ्ट है, बिगड़ जाने आप उसको कुछ कुछ समझे उसके क्या ब्लूप्रिंट है अंदर या क्या उसका मशीनरी है, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑयल डाल दो या एक्स्ट्रा एयर तो हानिकारक हो सकता है। तो ह्यूमन बॉडी भी ऐसा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, जो कि हम डॉक्टर लोग रिसर्च करके ये करके कई बार वो सीमा के अपने आगे चले जाते हैं। वैसे मैंने बताया एंटीबायोटिक आया, ठीक है, इट वाज अ मेजर डिस्कवरी, कई बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीज एंटीबायोटिक से हो गए। पर ओवरऑल और भी फैक्टर्स थे, होस्ट रेजिस्टेंस, न्यूट्रिशन वगैरह पहले भी मालूम था, अभी फिर से पता चल रहा है कि ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर गुड वातावरण, मतलब सेफ वाटर, सेफ एयर, वेस्ट डिस्पोजल, हाइजीन, सैनिटेशन, ये सब पूरे हेल्थ में जाता है। गुड न्यूट्रिशन, तो ये इसमें मोस्टली रिसर्च है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में ये सब फैक्टर्स को स्टडी करना। हर कंट्री का अलग होता है, ऑक्यूपेशन, एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक, एज स्ट्रक्चर, ये। तो इसीलिए आप एक अभी अभी रिसेंट में क्या हो रहा है कि अभी ये जो कई सालों से कुदरत ने रिसर्च करके ह्यूमन बॉडी को डेवलप किया है, रिफाइन किया है, अभी आप कई इंटरवेंशन ऐसे आ रहे हैं जो कि कई बार ना समझ या कम समझ से हम इसको जल्दी से हम रिजल्ट्स देना चाहते हैं। और एक और इसमें जो तरीका है फॉर कंट्रोल ऑफ डिजीज, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, जिसमें कि अभी सबसे ज़्यादा उसमें ही अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है। और ये कंट्रोवर्सी इसलिए चल रहा है कि ये एक सीमा के आगे चला गया है। ये सीमा के आगे कैसे चला गया है कि इम्यूनाइजेशन कोई नया ये नहीं है, पर इसका जो अभी पद्धति है, जो मैकेनिज्म ऑफ नए वैक्सीन जो आए हैं, पर्टिकुलरली जो जीन बेस्ड है, एमआरएनए, और इवन दिस एडिनो वायरस वेक्टर बेस्ड, ये दो ट्रेडिशनल वैक्सीन नहीं है। तो इसमें इसमें कुछ ऐसे, और इवन जो ट्रेडिशनल वैक्सीन है उसमें भी कुछ चिंता वाली बात क्यों है मैं बताऊंगा। क्योंकि वैक्सीनेशन का जो कंसेप्ट है वो एंशिएंट आयुर्वेदा में भी था, एंशिएंट चाइनीज मेडिसिन में भी था। स्मॉल पॉक्स सबसे ज़्यादा महामारी करता था, और काफ़ी सीरियस महामारी करता था, काफ़ी फेटल होता था। तो उसमें कई कोशिशें थी कि ऑब्जर्वेशंस था कि जिनके पॉक्स के जो फ्लूइड होते हैं, जो यहाँ पानी होता है उसका, उसको लेके या उसके स्कैब बना के दूसरे में ये करे तो वो, जैसे वो जो वायरस होता है या कोई कीटाणु होता है उसका पार्ट, उसको क्या हम उसको एक प्रकार से नकल कर रहे थे कुदरत का। क्योंकि एक बार किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाता था या और भी वायरल इन्फेक्शन, मीजल्स हो जाता था, तो वो उसका बॉडी एंटीबॉडीज बनाता था, उसके टी सेल्स वगैरह एक्टिवेट हो जाते थे, और उसको दोबारा अटैक नहीं होता था। तो ये देख के इन्होंने सोचा कि ये बीमारी से अगर हल्का उसका थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, जिससे बहुत ही ये करके कम पोर्शन, या फिर जेनर ने जो निकाला था कि काउपॉक्स स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता है, पर क्रॉस प्रोटेक्शन होता है। क्योंकि वो भी ऑब्जर्व किया था उसने कि जो औरतें जो गाय के साथ काम करती है, दूध के साथ काम करती है, जिसको मिल्क मेड कहते हैं,
उनको काउपॉक्स हो जाता था पर उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो वो उसका ऑब्जर्वेशन था जेनर का। तो उसने फिर काउपॉक्स के इससे लीजन से एक बच्चे को ये किया, स्किन में वेरिएशन किया, और फिर उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो उससे वो दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न वैक्सीनेशन। और पहले वाले एंशियंट मेडिसिन में है इसके। तो इसमें क्या था कि जो एंशियंट मेडिसिन में थे तो वो कुदरत को ही नकल कर रहे थे, कि कुदरत का ही वायरस ले रहे थे। और कुदरत जैसे करता है कि एक बार इन्फेक्शन देता है किसी इंसान को तो वो दोबारा उसको टफ हो जाता, बॉडी इम्यून सिस्टम हो जाता, रेजिस्टेंस हो जाता। तो फिर जो साइंटिस्ट थे, जो शोधकर्ता थे वैक्सीनेशन में, जब वैक्सीनेशन को जेनर के बाद सोचा कि चलो दूसरे बीमारी में भी करेंगे, तो उन्होंने वही कुदरत का नकल किया। फिर बाद में क्या हुआ कि उसमें क्या डिजीज नहीं होना चाहिए, तो ये तो जेनर ने दूसरा काउपॉक्स लिया माइट। फिर और वैक्सीन आ गए दूसरे बीमारियों के। तो उन्होंने फिर क्या किया कि अभी मीजल्स वैक्सीन जैसे देना है, तो मीजल्स वैक्सीन हम डायरेक्ट वायरस को इंजेक्ट करेंगे तो मीजल्स हो जाएगा, तो वो नहीं चाहिए। तो उसको थोड़ा कमजोर बनाना है वायरस को, जिससे कि बीमारी ना हो, पर वो बॉडी ये समझे कि वायरस अटैक हो गया है, और अपना एंटीबॉडीज बनाए और टी सेल बनाए तो इम्यूनिटी मिल जाएगा। तो ठीक है, ये एक प्रकार से ट्रेनिंग कर रहे हैं आप बॉडी का, आप इसको मॉक ड्रिल कर रहे हैं। एक प्रकार से इम्यूनाइजेशन क्या है, मॉक ड्रिल है। ठीक है, ये नेचर का वायरस, पर नेचर का वायरस को आप जब मास स्केल में इसको रोल आउट करोगे तो आपको इसमें एक तो एट्यूनेशन के लिए कुछ केमिकल यूज करना पड़ेगा। कई लोग फिर हीट से कर देते हैं उसको, माइल्ड का एट्यूनेशन, मतलब कमजोर बनाने के लिए। ठीक है, वहाँ तक ठीक है। फिर उसको जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं तो कुछ आपको वैक्सीन के कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ते हैं, जैसे मरकरी कंपाउंड या एल्यूमिनियम का थायोमर्सल इस्तेमाल करते थे, या एल्यूमिनियम। तो ये फिर क्या है कि ये एक प्रकार से प्रोसेसिंग हो जाता है, जैसे खाने जैसे होता है। जैसे फूड आइटम है वो भी नेचुरल आइटम से प्रोसेस्ड फूड बनता है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड भी नेचुरल आइटम से बनता है। पर उसको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का पैकेजिंग और प्रिजर्वेटिव में काफ़ी चीज़ें ऐड करते हैं। फिर वो केमिकल इंजीनियर टेक ओवर कर लेते हैं, फिर डॉक्टर और न्यूट्रिशन वाले किनारे हो जाते हैं कि उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू जो भी है ड्राई हो जाता है, उसमें सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है, उसमें शुगर कंटेंट हो जाता है, फिर बाकी केमिकल्स ऐड करते, डाइज ऐड करते, कलरिंग ऐड करते, अल्ट्रा प्रोसेस फूड होता है। तो फूड तो ठीक है, पर फूड के साथ कई चीज़ें जो जा रहे हैं उसका फिक्र अभी पता चल रहा है हेल्थ के ऊपर। तो ऐसे वैक्सीन में भी कई बार मजबूरी है कि कुछ बीमारी जानलेवा है, वो उसके वैक्सीन आपने फिर ठीक है, उसमें भी देर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स कि आपका जो भी प्रिजर्वेटिव होगा, ये होगा, इट विल बी इतने लिमिट होने चाहिए। ठीक है, मान गया। तो एक वैक्सीन का लिमिट हो गया, मरकरी को और कम कर दो, या उसका कोई सब्स्टिट्यूट ले लो, या दूसरा एल्यूमिनियम। मेरे को तो इतना टेक्नोलॉजी मालूम नहीं है, पर काफ़ी कुछ ऐड करते हैं ये, जैसे अल्ट्रा प्रोसेस फूड में ऐड करते हैं ये भी, क्योंकि इसको प्रिजर्व करना है आपको, ओरिजिनल इसको प्रिजर्वेटिव करना है। और मास स्केल में ट्रांसपोर्टेशन, ये वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, फिर जब तक जाते तो उसको काफ़ी कुछ एडिशनल सब्सटेंसेस ऐड करना पड़ता है। अब इसमें क्या है, इट इज समथिंग लाइक अल्ट्रा प्रोसेस फूड, अल्ट्रा प्रोसेस। तो एक वैक्सीन ठीक है आप ले लो, एक आपने चुरमुरा मुरमुरा खा लिया, ठीक है। पर आपको फिर अभी दिन भर ही आप खा रहे हो वो पूरा, तो उसका आपका क्यूमुलेटिव डोज हो जाता है। तो वो हर वैक्सीन या हर फूड प्रोडक्ट अपना लिमिट बना रहा है। पर अगर मल्टीपल आप लोगे तो वो लिमिट ऐड ऑन होता है, उसका कौन हिसाब कर रहा है। तो हमको यही फिक्र है कि अभी जो हो रहा है कि अभी जो रिसर्च में हर चीज़, अपना हर बीमारी का अभी वैक्सीन बना रहे हैं। थियोरेटिकली बहुत साउंड है, पर थियोरेटिकली अभी एक बच्चे को अमेरिका में तो शायद 60-70 जैब लेना पड़ता है, 60-70, या हमारे यहाँ भी मैंने हिसाब ही बंद कर दिया, अभी इतने शेड्यूल आ रहे हैं। तो एक बच्चे को कितने ज़्यादा लग रहा है, और अभी नए नए इसका आविष्कार कर रहे हैं कि अभी ये इन्फ्लुएंजा भी डाल दो, आप कोविड वैक्सीन भी डाल दो। जैसे अमेरिका में 6 महीने बाद से कोविड जो आया है, अभी उसका वैक्सीन का आपका पूरा ट्रायल भी नहीं कंप्लीट हुआ, इमरजेंसी यूज में आया था, और बच्चे लोगों को तो होता नहीं। अभी देखिए कितना ज़्यादा फास्ट मार्केटिंग है, फास्ट पुशिंग है, मतलब इन रिकॉर्ड टाइम T20 जैसा हो गया आजकल मेडिकल रिसर्च। रिजल्ट से भी कोई सा मतलब नहीं है, मैच फिक्सिंग भी हो रहा है T20 में।
इसमें भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है कि महामारी कभी भी आ जा रहा है, कभी भी चला जा रहा है, और वैक्सीन को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये मेरे को एक फिक्र है कि ये हिसाब कौन रख रहा है कि अगर इतने ज़्यादा डोजेज लगते हैं तो उसके जो प्रिजर्वेटिव्स है वो एक तो क्या है, और क्या इतने ज़्यादा मिले तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट कोई भी ऑर्गन में हो सकता है, हमको नहीं मालूम है इसका ऊपर। अभी थोड़े दिन पहले, आई थिंक पिछले साल जुलाई में, या एक साल के में हुआ नहीं है, न्यू इंग्लैंड जर्नल में जो वैक्सीन के जो कि भीष्म पिता कह सकते हो वैक्सीन के, स्टैनली प्लॉटकिंस, 90 साल की उम्र एज है, और इतने मोटी किताब है वैक्सीन्स का। वो फाइनल अथॉरिटी है वैक्सीन में, जिंदगी भर उसने वैक्सीन में बिता है। स्टैनली प्लॉटकिन ने चिंता प्रकट किया है उस एक लेख में, को ऑथर है वो, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, टॉप जर्नल में। उन्होंने बोला है कि हमारे पास पोस्ट मार्केटिंग, जो वैक्सीन जब मार्केट में आ जाता है उसके रिसर्च के लिए अलग से फंड होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रायल में होते हैं वो सैंपल में हमको पता नहीं चलता है, लिमिटेड सैंपल होता है, और ड्यूरेशन ऑफ ट्रायल भी लिमिटेड होता है। और जब तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के ऊपर अच्छे से शोध नहीं हो पाता है वैक्सीन का, और रेयर साइड इफेक्ट्स भी मिस हो जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है, उसी पेपर में लिखा है स्टैनली प्लॉटकिन ने, कि रेयर साइड इफेक्ट हम रेयर कहते हैं, पर अगर आप लार्ज स्केल वैक्सीनेशन करोगे, जो कि आजकल कर रहे हैं, तो रेयर इतना रेयर नहीं रह जाता है। अगर मान लो 1000 में भी एक को होता है, और आपने 1 करोड़ को दिया है, तो 10-20 लाख लोगों को साइड इफेक्ट हो सकता है। उसका कोई शोध नहीं हुआ है। उन्होंने खुद कहा है कि देर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर रिसर्च ऑन वैक्सीन आफ्टर मार्केटिंग, क्योंकि अभी आप देखेंगे, जहाँ तक अभी लेटेस्ट जो वैक्सीन डेवलप हुए हैं महामारी के टाइम में, कोविड वैक्सीन जो डेवलप हुए हैं, पहली बात वो ट्रेडिशनल वैक्सीन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इट इज़ अ न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट इन द सेंस कि न्यू डिजीज वैक्सीन नहीं है, न्यू टेक्नोलॉजी। अभी हमने जो बताया कि अभी तक जितने वैक्सीन बनते थे वो कुदरती का नकल करते, कुदरत का नकल करते थे। ये कुदरत के एक कदम आगे जा रहे हैं। ये कुदरत को ही बोल रहे हैं कि तुम बनाओ, हम आपको एक प्रकार से प्रोग्राम डाल रहे हैं आपके अंदर, और आप ही बनाओ इसका, आप ही इसका एंटीजन बनाओ। जो मॉक ड्रिल करना है उसके लिए, जो मॉक ड्रिल का जो वायरस का एक पार्ट आप खुद बनाओगे, और जिसमें कि बॉडी समझेगा कि आप ही वायरस हो, और वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। इसका मैं मतलब समझाता हूँ कि इन्होंने जो mRNA वैक्सीन है, उन्होंने mRNA इंजेक्ट किया है, और बॉडी जो बॉडी अपना स्पाइक प्रोटीन बनाता है। जो कोरोना वायरस है उसका एक जो है स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, और वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है बॉडी। अगर आप स्पाइक प्रोटीन वाले वैक्सीन बना रहे हो, तो ये mRNA, ये स्पाइक प्रोटीन वाले वैक्सीन है। ये पूरा वायरस को उसको कमजोर करके भी नहीं इंजेक्ट करते हैं पूरा वायरस को, ना ही वो स्पाइक प्रोटीन इंजेक्ट करते हैं। अब सोचिए, ये एक मैसेंजर आरएनए इंजेक्ट करते हैं, जो बॉडी को बोलता है कि तुम ही बनाओ स्पाइक प्रोटीन, मिलता जुलता जो वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है आप ही बनाओ। और वो बॉडी स्पाइक प्रोटीन बनाता है, और एक्चुअल मैकेनिज्म है कि जहाँ इंजेक्ट किया वहीं पे होना चाहिए स्पाइक प्रोटीन, वहीं से बनाएगा, और एंटीबॉडीज बनेंगे एक वंस। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि इसके जो एडवर्स इफेक्ट जो आ रहे हैं, कई शोधकर्ता ने किया है, जापान से भी स्टडीज आए हैं, एनिमल स्टडीज आए हैं। और कई बार ऐसे क्या होता है कि कई बार अपने साइट में नहीं रहते। पहली बात, ये स्पाइक बनना चालू हो जाता है, और ये कई बार ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में जाके स्पाइक प्रोटीन मिले हैं, जो कि जाना नहीं चाहिए उसको। दूसरी बात है, लाइनिंग्स को डैमेज किए हैं, एंडोथेलाइटिस की है, ये जो थ्रोम्बोसिस हो रहा है, ये हो रहा है, क्लॉटिंग हो रहा है, या जो भी सडन मायोकार्डाइटिस हो रहा है, दीज आर ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ द स्पाइक प्रोटीन्स ऑल ओवर द बॉडी। क्योंकि उसको रोकना आपको मालूम नहीं है, आपने कोशिश किया है, आपके अगर कुदरत के साथ आप खेल रहे हो,
विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फुल मैकेनिज्म। बॉडी को बोल रहे हैं स्पाइक प्रोटीन बनाओ, जो कि बॉडी का काम नहीं है। और एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक साइंटिस्ट ने बोला भी था कि आपने स्विच ऑन तो कर दिया, कई बार स्विच ऑफ नहीं होता है। तो वो सेल्फ जनरेटिंग आपका मैसेज आरएनए से या तो वो बॉडी बनाता है, या तो वो स्पाइक प्रोटीन अलग अलग ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि नहीं होना चाहिए, उसको साइट में ही रहना चाहिए। और ये सेम प्रॉब्लम एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन से है, जो कि कोविशील्ड के नाम से हमारे यहाँ किया एस्ट्राजेनेका में। उसको क्या है कि डीएनए, एक एडिनो वायरस, एक वायरस है, चिंपैंजी का वायरस है, उसका एडिनो वायरस, वो वायरस के ऊपर इन्होंने उसको इंजेक्ट, उसको वेक्टर है वो, उसके ऊपर ये कैरी किया है डीएनए कोड, वो बॉडी को इंजेक्ट किया, और फिर वो जैसे एमआरएनए वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन बनाने का आदेश देता है, वो भी वो आदेश देता है बॉडी को, तो बॉडी अपना स्पाइक प्रोटीन इसमें बनाता है। और इसमें भी वही वैसे ही रिस्क हो, और इसमें थोड़े खून के धब्बे वगैरह ज़्यादा होते थे, और ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स और सीएनएस में और मायोकार्डाइटिस भी पाए गए इससे। और फिर एस्ट्राजेनेका ने तो इसको विड्रॉ ही कर लिया मार्केट से, क्योंकि इसके अगेंस्ट केसेस चल रहे थे यूके में। और हालांकि वो रीजन बताते हैं कोविशील्ड कि उनका सप्लाई डिमांड डिमांड नहीं था, इसलिए हमने बंद कर दिया, वो बात नहीं है। इनके कुछ केसेस चल रहे हैं यूके कोर्ट में इसके। और एमआरएनए में भी अभी तो ये मैं ये बता रहा कि रिसर्च सीमा कुदरत के जो ये है, जब तक आप मेडिकल रिसर्च के बहुत लिमिट्स आ जाते हैं कि कुदरत ने एक मशीन बनाया है जिसके बारे में अभी भी हमको पूरा मालूम नहीं है, और उसका जितना अंदर से छेड़छाड़ी करना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, साबित हो सकता है। और हम बाहर से जो है कि डाइट लाइफस्टाइल ये वो, इसमें नेचर जितना ये रहेंगे उतना हम सेफ लिमिट्स में रहेंगे। हम लिमिट्स से थोड़ा ज़्यादा क्रॉस कर रहे हैं। और सबसे हमको आश्चर्य लगता है ये महामारी के दौरान भी, ये जो वैक्सीन थे, एक तो ये नया जैसे मैंने बताया कि एमआरएनए वैक्सीन और एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन जो कि कोविशील्ड है, ये ये टेक्नोलॉजी नया है। अब कोई नया टेक्नोलॉजी है और इसको आपने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया। मैं अभी 10 साल से ज़्यादा ही हो गया, शायद 15 साल से मैं एथिकल कमेटी, कई एथिकल कमेटी का मैं चेयर रह चुका हूँ, इंक्लूडिंग आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी का भी आई चेयर दी एथिकल कमेटी। और एथिकल कमेटी में एनआईवी का भी एथिकल कमेटी है, आईसीएमआर के खुद के गाइडलाइंस है, हम उसको इम्प्लीमेंट करते थे। एनआईवी में हम जब चेयर थे, हम एफएमसी में अभी भी मैं एथिकल कमेटी का चेयर हूँ, और भी मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में रह चुका हूँ। तो ये हमको इससे 8-10 साल में हमने जो देखे हैं, हमारे खुद के ट्रेनिंग कई बार हुए एथिक्स में, और आईसीएमआर के खुद के गाइडलाइंस है, और गाइडलाइंस चालू हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, जबकि ऐसे कई रिसर्च किए थे बिगर प्रॉपर एथिक्स के, बिगर प्रॉपर कंसेंट के, बिगर इसके वगैरह वगैरह। तो मेरे को सबसे ज़्यादा ताजुब हुआ महामारी के टाइम कि यहाँ अपने नए वैक्सीन निकाले महामारी के, रिकॉर्ड टाइम में निकाले, 1 साल में 2 साल में निकाले, जो कि 10 साल लग जाते हैं एवरेज वैक्सीन। सबसे फास्ट है शायद मम्स का या काय का, रुबेला का, जिसमें 7-8 साल लगे थे। पर 1 साल तो, पर वो कहते हैं अभी हमारा बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, ठीक है मान गए। अब टेक्नोलॉजी के एडवांस हुआ, आपने अभी बॉडी से बनवा रहे हैं, तो वो बहुत नया टेक्नोलॉजी है, और वो जीन है, और जेनेटिक आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं बॉडी को, कि जो कि खुद हमको आज तक नहीं मालूम है। जितना भी आप कर लो जीन मैपिंग मैपिंग, आज तक भी क्या कैसे फाइन ट्यूनिंग हमको अभी भी नहीं मालूम है कुदरत ने कैसे किया है। और उसमें हम एक बाहर से दे रहे हैं, और वो बहुत बड़ा नया टेक्निक है। इंक्लूडिंग बच्चे तक को दे दिया आपने, यूएसए में तो 6 महीने दे दिया, जो बोलना प्रेग्नेंट वुमेन को दे दिया, जो कि हमने कब एथिकल में हमारा पहला हमारा यह होता था, गाइडलाइन में भी दिया है कि चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन में कुछ नहीं देने का है। बड़े बड़े डिजास्टर हो चुके हैं प्रेगनेंसी में, पता नहीं। और ये आप नया टेक्नोलॉजी कैसे दे दिए? और इसकी कौन सी कमेटी बैठी थी, मैं यही सोच रहा हूँ। एथिकल कमेटी, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड में हो गया, मास स्केल, विदाउट कंसेंट के, कहीं कहीं देश में वैक्सीन मैंडेट थे, तो मतलब इन्फॉर्म कंसेंट भी आपने हटा दिया।
और किसके लिए हटाया कि एक नया वैक्सीन के लिए इन्फॉर्म कंसेंट आपने हटा दिया। कौन सा एथिकल कमेटी का चेयरपर्सन ने इसको क्लियर किया है, ये मेरे को समझ आता। फॉची ने, फॉची का वाइफ किया होगा। एफडीए का जो है, एनआईएच का या जो चेयर है एथिकल कमेटी का, मिसिस फॉची, एंथनी फॉची की वाइफ ही है वो, नर्स है वो। और वो एथिकल कमेटी चेयर, पर ठीक है, हमने भी एथिकल कमेटी अभी भी मैं चेयर कर रहा हूँ 10 साल से। कई इंस्टीट्यूशन में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग आईसीएमआर का हमने एथिकल कमेटी चेयर किया है। हमने एक सेंटर में ट्रायल होता, वहाँ का एथिकल कमेटी क्लियर होता। कई ट्रायल्स होते कि इकट्ठे कई सेंटर्स में होते। हर सेंटर्स के जो एथिकल कमेटी होते हैं, हर इंस्टीट्यूशन के अपने साइट में सबका एथिकल कमेटी को क्लियरेंस चाहिए होता है। और एथिकल कमेटी यही देखता है कि ये इन्फॉर्म कंसेंट लिया कि नहीं, और इसका जो नया प्रोडक्ट है इसमें हानि के चांसेस है कि नहीं, ये वगैरह वगैरह, और प्रेग्नेंट वुमेन, ये सब देखता है। तो इसका जो ये वाला जो महामारी में अभी पूरे वर्ल्ड में लगा दिया है, पब्लिक हेल्थ हिस्ट्री में नहीं हुआ, इसका कौन ने क्लियरेंस दिया? मैं आज तक तो नहीं देखा मेरे को कि कोई ऐसा इस वैक्सीन के लिए एथिकल कमेटी बैठा हो। और दूसरी बात है, एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है, अभी एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए दिया है, इमरजेंसी यूज के दिया है। इमरजेंसी यूज के एक्सपेरिमेंट ही है। पहले कभी ये वाला टेक्निक, ऐसे टेक्निक का वैक्सीन कभी बना ही नहीं। तो इसके रिजल्ट्स कहाँ है भाई? मॉनिटरिंग कहाँ है? सेफ्टी कहाँ है? इसके रिजल्ट्स देने चाहिए। 5 साल हो गए अभी तो, 3 साल 2 साल में कहीं आरसीटी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के रिजल्ट। ये तो मास एक्सपेरिमेंट भी हो गया। एक तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के भी रिजल्ट्स नहीं दिए आपने पूरे, फाइनल रिजल्ट। और मास इसमें आपने इसको एडमिनिस्टर, एथिकल कमेटी, एथिकल क्लियरेंस कहाँ है? चलो ठीक है, रिजल्ट्स तो बना देंगे इन लोग कुछ भी, क्योंकि अभी जैसे भी है, अभी ऑस्ट्रेलिया में डेटा डिस्ट्रॉय कर रहे थे इसके वैक्सीन मॉनिटरिंग का जो डेटा है, वैक्सीन स्टडी का, वो 10 मिलियन डेटा पॉइंट्स वो डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे। लोगों ने हल्ला किया तो रुका हुआ है क्वींसलैंड में। तो ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मतलब ऐसा इतना बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आईसीएमआर का खुद का एथिकल गाइडलाइंस है, वर्ल्ड के एथिकल हेल्सिंकी डिक्लेरेशन है 60s के, उसके कई रिवीजन्स हो गए। अभी पिछला साल ही शायद लेटेस्ट रिवीजन है, हेल्सिंकी डिक्लेरेशन फॉर ट्रायल्स इन ह्यूमंस। तो इसमें क्या हुआ, इस महामारी में कहाँ गए वो ट्रायल्स? तो ये मेरे को बड़ा फिक्र होता है। और ये नया टेक्नोलॉजी है, और अभी एक और इसलिए फिक्र है कि एमआरएनए टेक्नोलॉजी को बिगर अभी इसके इस बीमारी के भी पूरे स्टडी नहीं करके, अभी जैसे 75% मायोकार्डाइटिस यंग पीपल में एमआरएनए वैक्सीन से आ रहे हैं, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट बता रहे हैं, जो यूएस हियरिंग में चल रहा है। ये अभी दूसरे डिजीज में भी यूज़ हो रहे हैं, मतलब यूज़ करने का इरादा है, रिसर्च चल रहा है, इंक्लूडिंग ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया, जो एमआरएनए टेक्निक विल बी यूज फॉर टीबी वैक्सीन। अभी तक कोई टीबी वैक्सीन नहीं काम किया, कुदरत नहीं बना पाया टीबी का वैक्सीन। टीबी इन्फेक्शन के बाद कोई ये नहीं होता। तो अभी एमआरएनए ऐसा बना लिया है आपने, जो कि एक ग्रेवी बना लिया है, कुछ भी डाल दो उसमें। जैसे ढाबा में बना लेते हैं ना, वो एग करी भी डाल बन जाता, उससे चिकन करी भी बन जाता, मटन करी भी बन जाता कॉमन ग्रेवी में। तो एमआरएनए अभी कॉमन ग्रेवी हो गया है। पर उसका अभी तक ना कोई एथिकल क्लियरेंस है, ना ही कोई ट्रायल रिजल्ट है। और उसको नोबेल प्राइज भी मिल गया है उसके इन्वेंटर को। ठीक है, नोबेल प्राइज तो मिल जाता है, पर डीडीटी वाले को भी मिल गया था नोबेल प्राइज, बोला मलेरिया एरेटिक हो जाएगा। बाद में डीडीटी बैन हो गया उसके दुष्प्रभाव से। तो एमआरएनए का इतना जल्दी से चल रहा है, ये एक फिक्र है। और दूसरे और भी वैक्सीन जो ट्रेडिशनल वैक्सीन है, इवन हमारे यहाँ जो कोई वैक्सीन बना था, वो उसका नॉर्मल वायरस को ये करके बनाया था, वो ये वाला नया टेक्नोलॉजी नहीं था। एक बात तो ठीक है, पर उसमें एक वैक्सीन है ठीक है जो ट्रेडिशनल है, एक वैक्सीन, दो वैक्सीन, तीन वैक्सीन, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 वैक्सीन मिलते थे, जो ट्रेडिशनल इम्यूनेशन प्रोग्राम था। उसमें वो कंट्रोल कर सकते हो आप, एल्यूमिनियम या मरकरी जो भी है। पर अगर आप 50-60 वैक्सीन आ जाएंगे जिस हिसाब से रिसर्च चल रहा है, तो उसका क्यूमुलेटिव डोज तो हो सकता है ना। और फिर एक और बात है कि पता नहीं चलेगा कौन सा वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो रहा है। अभी हर चीज़ का पहले आप उसको स्टडी भी नहीं करते डिजीज को, पहले ही आप वैक्सीन बनाना चालू कर देते हो।
तो ये हमको एक है कि एक कहीं सीमा होनी चाहिए। जैसे अभी रास्ते में कार हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है हमारे कंट्री में, कार कार है और ये सब खड़े रहते हैं, पैदल आदमी जल्दी पहुंच जाता है, जैम हो जाता है। तो अभी वैक्सीन इतना हो गया कि आदमी पता नहीं क्या उसके, एयर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में 400 लोग लोग ये हो जाते हैं इतने ऑटोमोबाइल। तो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो वैक्सीन एक्सीडेंट्स होने की संभावना बढ़ जाते हैं ना अगर अनचेक्ड अगर है। इसमें कुछ एक लिमिट, ये मेरे खाली लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ मैं अभी आजकल, मैं ये सब लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ कि यार मेरे को लगता कि मैं थोड़ा दिमाग खराब हो गया या वर्ल्ड साइंटिफिक बॉडी का दिमाग खराब हो गया। वर्ल्ड एथिकल बॉडी नहीं है, अभी भी एथिकल कमेटी हमारा होता है, छोटे हम जाते हैं एक एक स्टडी को भाई ये, पर इतना बड़ा मास हो गया इसका मेरे को है कि इतने बड़े स्टडी का ना कोई एथिकल पूछा जा रहा है, ना उसका कोई अप्रूवल है, ना कहीं इतने इसमें ना रिजल्ट्स है। और अभी तो फिर चलता रहेगा, एक बार ये दरवाजा खुल गया तो हर कोई ठोकता रहेगा वैक्सीन विदाउट फास्ट फास्ट फास्ट। इमरजेंसी कभी भी डिक्लेयर कर देंगे, अभी पैंडेमिक ट्रीटी आ ही रहा है, किसी को भी पैंडेमिक डिक्लेयर करनी है, नीपा सीपा ये वो जीका सा। और वैक्सीन जैसे ही आएगा, जैसे ही वैक्सीन बन जाएगा उसका पैंडेमिक डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये फिक्र है कुछ, ये आप लोग जरा बताएं क्या है आपका, क्या विचार है। लाउड थिंकिंग हम कर रहे हैं कि ये तो आउट ऑफ हैंड जा रहा है ये एक्चुअली। तो सोचने वाली बात है, सबको सोचना चाहिए, जनहित के लिए सबको सोचना है। प्रॉफिट तो ठीक है वो होना चाहिए पर एक सीमा होनी चाहिए उसके भी। ठीक है, धन्यवाद, आज इतना ही बताना था।